नमस्ते, मैं किरण कुमारी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। आज हम पढ़ेंगे ई 204 सब्जेक्ट का एक टॉपिक और ये टॉपिक लेंगे हम यूनिट नंबर 5 और जो टॉपिक का नाम है मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज और आज का जो टॉपिक है वो मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज है। ठीक है, तो इस मेथड से भी हम क्या मेज़र करते हैं, इंडक्टेंस मेज़र करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, तो डिफरेंस ये हुआ जब मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज हम पढ़ रहे थे तो उस टाइम हम इंडक्टेंस की वैल्यू को निकाल रहे थे एक किसी दूसरे स्टैंडर्ड वेरिएबल इंडक्टर के साथ में कंपेयर करके। लेकिन मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज में हम इंडक्टेंस की वैल्यू तो निकालेंगे, लेकिन इसमें हम चेंज क्या होगा, इसमें ये चेंज ये होगा, हम इसमें स्टैंडर्ड वेरिएबल कैपेसिटर के साथ में कंपेयर करके हम क्या निकालेंगे, इंडक्टेंस की वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, तो इस मेथड में हम क्या करेंगे, इंडक्टेंस की वैल्यू को एक स्टैंडर्ड वेरिएबल कैपेसिटेंस के साथ में कंपेयर करके इसकी वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, तो मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज का ये जो सर्किट डायग्राम है वो इस तरीके का होता है। ये क्या है, R1 और L1 क्या है, अननोन इंडक्टेंस जिसकी वैल्यू को हमको निकालना है। क्योंकि इंडक्टेंस प्योर नहीं है तो R और L दोनों लिए हैं हमने। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करा, Z1 तो क्या हो गया, R1 और L1 का कॉम्बिनेशन हो गया, Z2 क्या हो गया, R2 जो कि ये क्या है, एक नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस है। Z3 क्या हो गया, Z3 क्या हो गया, एक R3 जो भी ये भी क्या है, एक नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस है। और Z4 क्या होगा, Z4 में हमने क्या किया, एक कैपेसिटर C4 और एक वेरिएबल कैपेसिटर C4 और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस R4 को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया। ठीक है, तो Z4 क्या होगा, इस कैपेसिटेंस C4 और R4 का क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, फिर हम वही चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ से इस ब्रांच में I1 करंट जा रही है। ठीक है, इस ब्रांच में I1 करंट है, इसमें I2, इसमें I3 और इसमें I4। जो I4 है फिर से दो पाथ में डिवाइड हो रही है, एक तो क्या जा रही है, IR4 हो रही है और दूसरा कैपेसिटर में जा रही है, उसको हमने नाम दे दिया IC4। तो I4 क्या है, पैरेलल में करंट है जा रही है तो पैरेलल में दो पार्ट डिवाइड कर रही है। तो इस पॉइंट पे हमने क्या कर दिया, एक इस पॉइंट पे हमने KCL लगाएंगे। क्या करेंगे हम, इस नोड के ऊपर क्या लगाएंगे, हम KCL लगाएंगे, ये वाली नोड जो है ये। तो यहाँ पे KCL लगाया तो यहाँ पे क्या हो गया, R4 इज इक्वल टू करंट I4 इज इक्वल टू करंट IR4 प्लस करंट IC4। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से एक्सप्रेशन ले लिया। फिर हमको पता है, हमने मान लिया AB ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो क्या मान लिया, E1, AD ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज E2 और BC ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज E3 और DC ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज E4 मान लिया। ठीक है, तो वोल्टेज पैरेलल में क्या रहता है, सेम। ये E4 वोल्टेज कहाँ से लेके कहाँ तक है, DC ब्रांच में है, तो ये इतना वोल्टेज टोटल E4 है। और कैपेसिटर का क्रॉस वोल्टेज है वो भी क्या होगा, E4, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। और R4 के क्रॉस भी वोल्टेज कितना रहेगा, E4, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो ये तो इस ब्रिज का सर्किट डायग्राम हो गया। यहाँ से हमने देख लिया L1 क्या है, अननोन इंडक्टेंस है जिसमें क्या है, R1 भी क्या है, एक अननोन रेजिस्टेंस है क्योंकि प्योर इंडक्टर नहीं है। R2, R3, R4 क्या है, नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस है। क्या है, नॉन मतलब ये हमको इनकी वैल्यूज पहले से ही पता है, तो ये तो हो गए नॉन। और नॉन इंडक्टिव मतलब इनका कोई इंडक्टिव नेचर नहीं है। और C4 क्या है, वेरिएबल, C4 क्या है, वेरिएबल स्टैंडर्ड कैपेसिटेंस है। ठीक है, तो यहाँ से Z1 की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या है, Z1 क्या है, R1 और L1 का क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सॉरी R1 और L1 क्या क्या है, सीरीज है। तो क्या होगा, Z1 इज इक्वल टू R1 प्लस J X1। ठीक है, अब X1 की वैल्यू क्या है, X1 क्या है, यहाँ पे इंडक्टेंस है। X1 क्या है, इंडक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस है। X1 क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है। और हमको पता है इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम किसके लिए कैसे लिखते हैं, XL इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू L। जब आप XC को लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 अपॉन ओमेगा सी। XC की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, तो यहाँ से Z1 इज इक्वल टू R1 प्लस J X1 और X1 की वैल्यू कितनी है, ओमेगा इंटू L1।
और Z2 क्या हो जाएगा, Z2 के अंदर हमने क्या कनेक्ट किया, केवल R2 है तो Z2 इज इक्वल टू क्या हो गया R2, और Z3 में हमने क्या कनेक्ट किया, केवल R3, तो Z3 इज इक्वल टू क्या हो गया R3 हो गया। ठीक है, अब देखो Z4 इज इक्वल टू क्या हो गया, Z4 देखो यहाँ से इसमें यहाँ पे इधर देखो तो यहाँ Z4 क्या हो गया, इस जगह पे Z4 जो है यहाँ से ये देखो ये Z4 यहाँ पे क्या है R4 और C4 का क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, R4 और C4 का क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसलिए हमने Z4 को क्या ले लिया R4 पैरेलल विथ 1 जे ओमेगा C4। अब हमने 1 क्यों लिया, क्योंकि XC में क्या होता है 1/ओमेगा C होता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आज रख देंगे हम 1/j ओमेगा C4। तो 1/j ओमेगा C4 और R4 क्या हो गए पैरेलल में होंगे, तो वो क्या हो जाएगा Z4। तो पैरेलल को हम क्या कैसे सोल्व करते हैं, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर क्या करते हैं दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई, डिवाइड में क्या करते हैं दोनों रेजिस्टेंस का एडिशन। तो वही यहाँ पे करेंगे हम, यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा R4 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 1/j ओमेगा C4, और नीचे क्या हो जाएगा R4 प्लस 1/j ओमेगा C4, दोनों का क्या हो जाएगा यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा दोनों का क्या हो जाएगा नीचे सम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हो गया। अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इसको हमने ऊपर से इस लिख दिया R4 प्लस जे ओमेगा C4, और नीचे हमने क्या कर लिया जे ओमेगा C4 का एलसीएम ले लिया। तो जैसे ही एलसीएम ले लिया तो इधर ये क्या हो जाएगा R4 इंटू जे ओमेगा C4 प्लस 1 हो जाएगा, और जे ओमेगा C4 से जे ओमेगा C4 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो Z4 की फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी R4/j ओमेगा C4 R4 प्लस 1 हो जाएगी। ठीक है, अगर ब्रिज बैलेंस होता है तो ब्रिज बैलेंस कंडीशन के अंदर क्या कंडीशन होती है Z1 इंटू Z4 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z3। अब Z1 Z2 Z3 Z4 की वैल्यूज हम यहाँ से ये जो हमने वैल्यूज अभी निकाली है, Z1 की वैल्यू ये, Z2 की वैल्यू ये, Z3 की वैल्यू ये और Z4 की वैल्यू ये हम क्या कर देंगे इस इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर हम ये वैल्यूज रख देंगे, इस इक्वेशन का ये वाली इक्वेशन में हमने जैसे वैल्यूज रखी तो ये फॉर्मूला कुछ क्या हो जाएगा इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब इसको हम फाइनली और सॉल्व करते थे, तो इसको हम इस साइड में लेफ्ट साइड में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं R1j ओमेगा L1 मल्टीप्लाई बाय क्या है R4, और ये पूरे के क्या है नीचे डिवाइड में, तो डिवाइड में लिख दिया, और इधर क्या है R2 इंटू R3। अब हम इसको क्या करेंगे इस साइड में भेज देंगे, और इधर R4 को हमने क्या कर दिया इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो R1 R4 प्लस जे ओमेगा L1 R4 हो गया, और इस साइड में इसको हमने क्या कर दिया इस साइड भेज दिया, तो ये इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे भी हम R2 R3 को अंदर क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हमने वापस रीराइट कर दिया, प्लस में आगे पीछे करने से कोई फ़र्क पड़ता है क्या, नहीं, तो फिर हमने इसको R2 R3 को आगे लिख दिया और इमेजनरी वाले को पीछे कर दिया। अब जो नॉर्मल हम काम करते हैं वही करेंगे, क्या इमेजनरी पार्ट को अलग कर देंगे और रियल पार्ट को अलग कर देंगे। तो इस इक्वेशन के इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट को हम क्या कर रहे हैं अलग, तो इसमें रियल पार्ट कौन सा है, देखो यहाँ पे R1 R4 के अंदर क्या कोई जे टर्म है क्या, नहीं, तो ये इसका रियल पार्ट हो गया, तो R1 R4 और इक्वल का साइन लगा दिया, इक्वल का साइन, और इस साइड में क्या है इसमें R2 R3 में कोई भी इमेजिनरी टर्म नहीं है, जे नहीं है, इसलिए इसको इधर रख दिया, तो ये क्या हो गया रियल पार्ट की इक्वेशन बन गई। इसी तरीके से इमेजिनरी वाली बनाएंगे, तो ये जे वाली टर्म है इसको इस साइड में लिख दिया इक्वल टू, और ये इधर जे वाली टर्म है इसको इस साइड में लिख दिया, तो ये इमेजिनरी वाली इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इसमें देखो जे ओमेगा इधर भी है इधर भी है, तो जे ओमेगा से जे ओमेगा कट गया। ठीक है, R4 इधर भी है R4 इधर भी है, ये भी कट गया, तो इधर क्या बच गया केवल L1, और इस साइड में क्या बच गया C4 R2 और R3। तो यहाँ से ये अननोन इंडक्टेंस की वैल्यू हमारी निकल गई। ठीक है, इसी तरीके से इधर अननोन क्या है R1, तो R1 की वैल्यू निकालनी है, तो R4 को नीचे भेज दिया, तो यहाँ से R1 की वैल्यू निकल गई R2 R3 अपॉन R4, तो यहाँ से R1 और L1 की वैल्यू निकल गई। अब इसके लिए हम इस ब्रिज के अंदर एक फैक्टर और निकालते हैं, उसको हम बोला जाता है क्यू फैक्टर। ठीक है, क्यू फैक्टर क्यू फैक्टर कब निकालते हैं, जब R L और C दोनों चीज़ें होती अगर सर्किट के अंदर R L C तीनों पैरामीटर आ जाते हैं तो क्या निकालते हैं, उसके लिए हम क्या निकालते हैं, और दो कंडीशन होती है, अगर सर्किट में R L और C तीनों हैं प्लस हम उस सर्किट से इंडक्टेंस की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम क्या निकालते हैं क्यू फैक्टर।
ठीक है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है, अगर हम क्या कर रहे हैं, हमारे सर्किट में आर एल और सी तीनों हैं और उस सर्किट से हम कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल रहे हैं, तब हम निकालते हैं उसके लिए डी फैक्टर। ध्यान से सुनना। अब देखो हम फिर से इसके सर्किट को देखते हैं। इस सर्किट में देखो एल बी है, ये देखो एल बी है, इस सर्किट में सी बी है और इस सर्किट में आर बी है। तो आर एल सी तीनों हैं इसके अंदर। तो इसमें हम निकालेंगे या तो क्या निकालेंगे, क्यू फैक्टर, या क्या निकालेंगे, डी फैक्टर। ठीक है, क्यू फैक्टर का फुल फॉर्म होता है क्वालिटी फैक्टर। क्यू फॉर्म फैक्टर का फुल फॉर्म क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, लेकिन अब इसमें दूसरी पहली कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है कि इस सर्किट में आर एल और सी तीनों हैं, तो इसमें निकलेगा या तो क्यू फैक्टर या डी फैक्टर। ठीक है, लेकिन अब देखो क्यू फैक्टर निकालना है कि डी फैक्टर। अब क्या कर रहे हैं हम, इस मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज से हम क्या निकाल रहे हैं, इंडक्टेंस की वैल्यू को मेजर कर रहे हैं, इंडक्टेंस की वैल्यू को निकाल रहे हैं। तो मैंने क्या बताया, अगर इंडक्टेंस की वैल्यू को निकाल रहे हैं तो क्या मेजर करेंगे, हम क्यू फैक्टर मेजर करेंगे, यानी क्वालिटी फैक्टर मेजर करेंगे। अगर यहाँ से हम इंडक्टेंस नहीं मेजर करके यहाँ से हम अगर कैपेसिटर मेजर करते हैं तो इसके लिए हम क्या निकालते हैं, डी फैक्टर निकालते हैं। आ गया समझ में? ठीक है, तो ये हम इसलिए हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, डी फैक्टर। और डी फैक्टर की वैल्यू है, जो फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एल अपॉन आर या इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा आर सी होता है। अब यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, अभी हमारे पास अननोन इंडक्टेंस की वैल्यू है, एल की वैल्यू है, एल वन की वैल्यू है, आर वन की वैल्यू है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ओमेगा एल वन अपॉन आर वन रख के कैपेसिटेंस यहाँ से क्यू फैक्टर की वैल्यू निकालेंगे। तो एल वन की वैल्यू इस इक्वेशन से रख देंगे, आर वन की वैल्यू इस इक्वेशन से रख देंगे और वैल्यू रखने के बाद में ये आया। अब देखो यहाँ से आर टू से आर टू कट गया, आर थ्री से आर थ्री कट गया, तो क्या बचा है, क्यू फैक्टर की वैल्यू, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर फोर सी फोर। यहाँ से इसकी वैल्यू निकल गई, तो ये क्यू फैक्टर की वैल्यू निकली किस सर्किट के लिए, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज के लिए। आ गया समझ में? ठीक है, और यहाँ मैंने ये तुमको पहले ही बता दिया, एक्सएल क्या होता है, एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल और एक्स इक्वल टू क्या था, 1 अपॉन ओमेगा सी होता है। ठीक है, तो ये तो हमने यहाँ से अननोन इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और क्यू फैक्टर की वैल्यूज निकाल ली। अब हम इसके लिए बनाते हैं फेजर डायग्राम। ठीक है, तो फेजर डायग्राम के लिए मैंने तुमको पहले ही बता दिया कि हम क्या करेंगे, करंट को रेफरेंस मानेंगे। तो हमने I1 करंट को क्या मान लिया, रेफरेंस। ठीक है, अब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है, तो हमको पता है ब्रिज बैलेंस कंडीशन में कब होगा, ये सर्किट डायग्राम मैंने वापस नहीं बनाया, यहीं से ही बताती हूँ। ब्रिज बैलेंस कब होगा, जब आईडी करंट जीरो होगी। और आईडी करंट जीरो कब होगी, जब क्या होगी, पॉइंट बी और पॉइंट डी सेम पोटेंशियल पे होंगे। सेम पोटेंशियल पे कब होंगे, जब E1 इज इक्वल टू क्या हो, E2 और E3 इज इक्वल टू E4 हो। तो इससे इक्वेशन मिल गई। और जब सेम पोटेंशियल पे होंगे, आईडी करंट जीरो होगी, तो I1 इज इक्वल टू I3 हो जाएगी और I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, I4 हो जाएगी। तो यही कंडीशंस मैंने यहाँ पे आगे वापस से लिख दी है। ये देखो, E1 इज इक्वल टू E2 और E3 इज इक्वल टू E4, I1 इज इक्वल टू I3 और I2 इज इक्वल टू I4। और हमने ये पहले ही बता दिया था I4 किसके इक्वल है, I4 देखो फिर से देख लो एक बार सर्किट में, यहाँ से I4 किसके इक्वल है, I4 दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। पहला पार्ट कौन सा हो गया इसका, IR4, दूसरा पार्ट कौन सा होगा, IC4। तो I4 को हमने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो ये मैंने वापस से इक्वेशन यहाँ लिख दी है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया, I4 की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, और हमने कहा था पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो ये भी वापस देख लो, E4 इज इक्वल टू ER4 इज इक्वल टू EC4। ठीक है, तो यहाँ से देखो वापस से अपन देखते हैं डायग्राम। ये देखो, ये पैरेलल में पॉइंट बी से सी तक का वोल्टेज देखते हैं, वो क्या है, E4 है। और E4 जो है ये पैरेलल में सेम रहता है, यानी EC4 के, यानी कैपेसिटर का क्रॉस वोल्टेज अगर हम EC4 मान रहे हैं तो वो E4 के इक्वल होगा। और अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम वोल्टेज ER4 मान रहे हैं तो वो भी क्या होगा, तीनों पैरेलल में है तो तीनों वोल्टेज क्या रहेंगे, पैरेलल में सेम रहेंगे। तो ER4 इज इक्वल टू EC4 इज इक्वल टू E4। ठीक है, ये चीज़ समझ में आती है। तो यहाँ से ये हमको पता चल गया। और यहाँ से ये भी देख लो, ER4 की वैल्यू क्या होगी, R4 की वैल्यू क्या होगी, ER4 की वैल्यू किसके बराबर हो गए, IR4 इंटू R4 के। और C4 की वैल्यू किसके वो इक्वल होगी, IC4 डिवाइडेड बाय ओमेगा C4 की वैल्यू के। तो यही चीज़ें मैंने वापस यहाँ पे लिख दी है।
ये देख लो, यहाँ पे मैंने यही चीज़ें वापस से लिख दिए। E4 इज इक्वल टू ER4 इज इक्वल टू EC4, और ER4 की वैल्यू क्या हो गई, IR4 इंटू R4, और EC4 की वैल्यू क्या होगी, IC4 अपॉन ओमेगा C4 के इक्वल हो गई। ठीक है, और पैरेलल और टोटल वोल्टेज सर्किट का क्या होगा, ये देख लो, सर्किट में पैरेलल टोटल वोल्टेज पैरेलल में क्या रहता है, सेम। अब ये देखो, ए से लेकर के सी तक का टोटल वोल्टेज क्या हो गया, ए से लेकर के सी तक का टोटल वोल्टेज क्या हो गया, E2 प्लस E4, और इधर ए से लेकर के सी का इस साइड में ऊपर क्या हो गया, E1 प्लस E3, और ये तीनों चीज़ें पैरेलल में है, वो किसके इक्वल होगा, ई के। तो ई का वैल्यू किसके इक्वल हो गया, ई का वैल्यू यहाँ से इसके इक्वल हो गया। ई इज इक्वल टू क्या हो गया, ई इज इक्वल टू E1 प्लस E3 या E2 प्लस E4। ठीक है, और E1 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि पहली वाली ब्रांच में क्या कनेक्टेड था, एक रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, तो क्या हो गया, I1 R1 प्लस जे ओमेगा L1 इंटू I1। ठीक है, E2 क्या है, सेकंड ब्रांच में क्या था, केवल R2 ही था, तो E2 क्या हो गया, I2 इंटू R2। थर्ड ब्रांच में क्या था, केवल R3 था, Z3 किसके इक्वल था, R3 के, तो I3 इंटू R3 हो गया। ठीक है, तो अब हम इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमने क्या ले लिया, I1 को क्या ले लिया, एक कॉमन फेजर ले लिया, तो I1 को हमने ले लिया, और हमको पता है I1 इज इक्वल टू क्या है, I3, तो I1 इक्वल टू I3 रख दिया। अब इस इक्वेशन के लिए पहले के लिए चलते हैं, E1 के लिए, E1 क्या, I1 इंटू R1। तो रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज क्या रहते हैं, सेम फेज में, तो I1 जहाँ पे I1 है वहीं पे क्या बन जाएगा, I1 इंटू R1, तो ये बना दिया हमने I1 इंटू R1। ठीक है, अब ये क्या हो गया, अब इसमें ये हमने R और L को अलग अलग कर दिया, तो ये प्योर इंडक्टर बन गया, तो I1 R1 बन गया। तो अब हमको बनाना I J ओमेगा L1 I1 क्या हो जाएगा, I1 R1 से 90 डिग्री पर, तो ये हमने बना दिया। तो ये दोनों जहाँ मिलते हैं वहाँ क्या बनेगा, E1, तो ये हमारा क्या बन गया, E1। ठीक है, अब हमको पता है E1 किसके इक्वल है, E2 के, यानी E2 भी क्या होगा यहीं पे, और E2 की वैल्यू हमको पता है क्या है, E2 की वैल्यू क्या है हमारे को पता है, I2 इंटू R2, यानी I2 इंटू R2। तो ये E2 है, तो ये क्या है, E2 इक्वल टू क्या है, I2 इंटू R2, यानी I2 इंटू R2 क्या हो गया, इसकी वैल्यू हो गई। अब रेजिस्टेंस के केस में हमको पता है करंट और वोल्टेज क्या रहते हैं, दोनों सेम फेज के अंदर रहते हैं, तो यहाँ I2 R2 यहाँ है, तो E2 यहाँ है, तो क्या हो गया, I2 भी क्या हो जाएगी, इसी फेज में होगी। हमने मान लिया ये क्या है, I2। क्यों होगा I2 यहाँ पे, क्योंकि हमको पता है रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होंगे, यानी I2 और E2 सेम फेज में होंगे। जहाँ पे I2 होगा वहीं पे E2 होगा, जहाँ E2 है वहीं पे I2 होगा। तो हमको E2 का पता है, तो I2 भी यहीं पे होगा। क्यों, क्योंकि R2 क्या है, रेजिस्टेंस होने के कारण। यहाँ से I2 पता चल गया, और हमको ये भी पता है कि I2 इज इक्वल टू क्या है, ये देख सकते हैं हम यहाँ पे, I2 इज इक्वल टू क्या है, I4। तो हमने क्या रख दिया, I2 इज इक्वल टू I4। लेकिन I4 दो पार्ट में डिवाइडेड है, उसमें से एक पार्ट किसके इक्वल है, IR4, दूसरा पार्ट कौन सा, IC4। ठीक है, अब इसको कैसे ड्रॉ करना है, देखो हमको ये पहले इधर चलते हैं, I1 इज इक्वल टू क्या है, I3 यहाँ पे, तो यहाँ से I3 से हम पहले क्या बना सकते हैं, E3 बना सकते हैं। E3 कैसे बना सकते हैं हम, देखो E3 कैसे बना सकते हैं, E3 क्या है, I3 इंटू R3, मतलब यहाँ पे भी क्या है, एक रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में रहते हैं, तो R3 रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या होगा, I3 और E3 दोनों सेम फेज में होंगे। मतलब जहाँ पे I3 है, यानी ये अगर I3 है, तो E3 भी क्या होगा, यहीं पे होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, E3, और E3 की वैल्यू किसके इक्वल है, I3 इंटू R3। ठीक है, और हमको ये भी पता है E3 इज इक्वल टू किसके है, E3 इज इक्वल टू क्या है, E4 के। तो यहीं पे E3 इंटू ये अगर E3 है, तो E4 भी क्या होगा, यहीं पे होगा। और E4 की अगर E4 जो है वही किसके इक्वल है, E4 पैरेलल में वोल्टेज सेम होने की वजह से E4 इज इक्वल टू क्या है, ER4 और EC4। ठीक है, यहाँ से ये पता चल गया। अब हमको पता है ER4 की इसके किसके इक्वल है, IR4 इंटू R4, और ये क्या है, रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में रहते हैं, यानी जहाँ पे ER4 होगा वहीं पे IR4 होगा, और हमको पता है ER4 यहाँ पे है, तो IR4 भी क्या होगा, यहीं पे होगा सेम फेज में, इसलिए मैंने ये बना दिया IR4। ठीक है, अब देखो यहाँ से
ये वाली इक्वेशन देखो तो यहाँ पे क्या हो गया, आई आर फोर हो गया, ये आई सी फोर। और आई सी फोर क्या है, कैपेसिटर के अंदर करंट है। और कैपेसिटर के अंदर करंट क्या होती है, नॉर्मल करंट यानी रजिस्टिव करंट से क्या करती है, 90 डिग्री के ऊपर रहती है, यानी 90 डिग्री से लीड करती है। तो यानी अब हम इसको नॉर्मली माने, यानी यहाँ आई आर फोर होगा तो इससे एग्जैक्टली 90 डिग्री पर क्या बनेगा, आई सी फोर। तो यहाँ आई सी फोर हो गया, तो ये आई सी फोर हो गया। इसके पैरेलल मैंने यहाँ पे आई आर फोर बनाया, तो ये इसका सम क्या हो गया, आई फोर हो गया। ठीक है, आई फोर हो गया। अब हमको यहाँ से क्या मिल गया, E3 E4 भी मिल चुका है। यहाँ से हमको क्या मिल गया, E3 E4, और यहाँ से इस पॉइंट से हमको क्या मिल गया, E2 E1। तो अब हमको E1 सारी वैल्यूज, हमको वोल्टेज की सारी वैल्यू पता है, तो क्या हम टोटल वोल्टेज E निकाल सकते हैं क्या इस इक्वेशन से? हाँ, कैसे, यहाँ पे E3 के ऊपर हम E3 के पैरेलल लाइन बनाएंगे, ये वाली क्या करेंगे हम, E3 के पैरेलल लाइन बनाएंगे ये वाली, और ये किसको डिनोट करेगी, E2 को या E1 को। और इसी तरीके से E2 E1 के ऊपर पैरेलल लाइन बनाएंगे, वो किसको डिनोट करेगी, ये वाली, वो डिनोट करेगी E3 या E4 को। और दोनों का सम जहाँ पे ये मिलता है वो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज E, जो किस किस का सम है, टोटल वोल्टेज E, टोटल वोल्टेज सम है E1 प्लस E3 या क्या बोल सकते हैं, E1 प्लस E3 या E2 प्लस E4 के इक्वल हो गया। तो ये सब आज हमने पढ़ा है मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज का। तो इसमें ध्यान में ये रखना है, इसमें हम एक एडिशनल फैक्टर क्यू फैक्टर भी निकालते हैं। क्यों निकालते हैं क्यू फैक्टर, क्योंकि ये इंडक्टेंस मेजर कर रहा है और इसमें आर एल और सी तीनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इससे हम क्या निकालते हैं, क्यू फैक्टर निकालते हैं।